चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे जो हमारा पार्ट है, जहाँ से हमने इसको छोड़ा था, 15th चैप्टर को। ठीक है। सो नाइन्थ श्लोक पे हमने देखा था कि रक्त लक्षण आर्तवम, कि भाई गर्भकृत। ठीक है, जो रक्त लक्षण वाला आर्तव है, ठीक है, ये गर्भ करने वाला होता है, मतलब गर्भ को पैदा करने वाला होता है। फिर इसके बाद गर्भो गर्भ लक्षणम, और स्तन्य का काम क्या है? स्तनोपीनत्वम। ठीक है। और दूसरा जीवनम चैती। तो जीवन हमारे पास दो का काम आया है, एक रक्त का काम जीवन है, दूसरा हमारा स्तन्य या क्षीर का काम जीवन है। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वो है, जस्ट अ मिनट। ठीक है। देखो, एक चीज जो हमें लिखनी है, धातुएं, उनके मल। ठीक है। चाणक्य के भी लिखेंगे और शारंगधर के भी। तो धातुएं तो आपको पता है कौन कौन सी धातुएं हमारे पास। अ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। क्लियर है? ये सात धातुएं हैं हमारे पास। चरक ने, चरक ये मल कर रहे हैं हम। ठीक है। मल। ठीक है। चरक क्या बोलते हैं? रस धातु का मल क्या है? रस का है कफ। रक्त का क्या है? पित्त। ठीक है। मांस का क्या है? खमल। खमल मतलब खाली स्पेस का मल, खाली स्पेस मतलब कान का मल जैसे हो गया। ठीक है। मेद का स्वेद। फिर अस्थि का केश और लोम। मज्जा का अक्षी का मल। अक्षी मल, आंखों का जो मल है, ये मज्जा का है। और शुक्र का मल है त्वक मल। ठीक है। शारंगधर क्या बोलते हैं? शारंगधर, शारंगधर बोलते हैं रस है जीवा, रस का मल, जीवा, नेत्र, कपोल जल। जीवा, नेत्र और कपोल का जल। ठीक है। रक्त का है रंजक पित्त, रंजक पित्त। फिर कफ का, सॉरी, मांस का है कर्ण मल। ख को ही कर्ण बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है। मेद का है दंत कक्षा और मेढ्र का मल। दंत कक्षा, शारंगधर ने बताए हैं ये। ठीक है। और मेढ्र मल। फिर अस्थि का है नख। फिर मज्जा का है नेत्रमल। सेम है। ठीक है। और भाई, युवान पीढ़ी का जो मुंह के ऊपर नहीं बन जाती हैं हमारे, जो युवान पीढ़ी का है, ठीक है, मुंह के ऊपर कील मुहासे जो बन जाते हैं, उस टाइप का, उसको शारंगधर ने शुक्र का मल बताया है। ठीक है। तो रस का मल क्या बताया है? जीवा, नेत्र, कपोल जल। कपोल जल है ये। अक्षी का मल या नेत्र मल ये मज्जा का मल है। लेकिन अगर जल लिखा होगा तो नेत्र जल ये क्या है? आपका रस का मल है। रक्त का मल क्या है? रंजक पित्त। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर खमल मास का मान रखा है, सेम है। मज्जा का नेत्रमल सेम है। ठीक है। अस्थि का चरक बोलते हैं केश और लोम, भाई शारंगधर बोलते हैं कि नख है। ठीक है। फिर मेद का चरक बोलते हैं स्वेद मल है। ठीक है। ये बोलते हैं दंत कक्षा मेढ्र का मल। हालांकि मेद को स्वेद की उप सॉरी, स्वेद को मेद की उपधातु माना है शारंगधर ने। मैं आगे कराऊंगा अभी। ठीक है। शारंगधर का
उपधातु नहीं आएगी यहाँ पे ना, नीचे करा देते हैं। नीचे कितनी की जगह है हमारे पास, बहुत है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपने लिख लेना, फिर से वही उपधातु। ठीक है, उपधातु क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। क्लियर है? रस का चरक ने क्या माना है? सिर्फ चरक ने यहाँ पे चार का ही उपधातुओं का वर्णन है किया है। ठीक है, तो चरक की क्या बता रखी है? चरक ने रस की उपधातु बता रखी है स्तन्य आर्तवम, स्तन्य और आर्तव। ठीक है, रक्त की क्या बताई है? कंडरासिरा। इंपॉर्टेंट है कंडरा वाला, ठीक है, शब्द बहुत बार पूछा गया है ये। मांस का माना है बसा और त्वक। ठीक है, और मेद का माना है स्नायु। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेद का स्नायु, ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, बहुत बार ये उपधातु है चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए अब जरा शारंगधर का देखते हैं। शारंगधर महाराज क्या कर गए हैं? शारंगधर ने सभी धातुओं के उपधातु बता दिए। जैसे रस की है स्तन्य, चरक ने क्या बताई? स्तन्य और आर्तव। इन्होंने आर्तव रक्त की मानी है, रक्त की उपधातु है आर्तव। मांस की उपधातु है वसा। मेद की है स्वेद। अब देखो, चरक ने स्वेद मेद का मल बताया है, और शारंगधर ने मेद की उपधातु स्वेद को। ठीक है, आइए जरा अस्थि, अस्थि का है दंत। अब मज्जा, मज्जा केश। बताइए, चरक ने केश को किसका मल बताया था? अस्थि का, लेकिन शारंगधर ने उसको उपधातु मान रखा है मज्जा की। ठीक है, और शुक्र की उपधातु है ओज, और शुक्र की उपधातु है ओज। क्लियर है? ये आप रख लेना। चरक ने ये वर्णन जो है वो कहाँ कर रखा है? चरक ने ये वर्णन सारा का सारा कर रखा है बेटा हमारे 15वें चैप्टर में, जो 15th गृहिणी चिकित्सा अध्याय है वहां पे कर रखा है। आइए जरा अब श्लोक से शुरू करते हैं। श्लोक जो है हमारा 11वें नंबर श्लोक। ठीक है, अब इस पे बोला कि हम क्षयों की वर्णन करेंगे, और जो है हम वृद्धि का वर्णन करेंगे यहां से। ठीक है, तो सबसे पहले क्षय के लक्षण आएंगे। तत्र वात क्षय, वात क्षय का लक्षण क्या है? इसका लक्षण है मंद चेष्टा, अल्प वाक्ता, अप्रहर्षो, मूढ़ संज्ञता। ठीक है, बात क्षय को हम याद करते हैं मैम से, MAAM। ठीक है, भाई क्या है ए से? भाई पहला मंद चेष्टा, दूसरा अल्प वाक्ता, तीसरा अप्रहर्षो, और एम से मूढ़ संज्ञता। पहले तो श्लोक पूछे जाते थे, अब क्या है कि एक एक वर्ड करके पूछना शुरू करती है कि मूढ़ संज्ञता किसका लक्षण है। आपको मैम याद रखना है। देखो, जब भी मैडम आ जाती है बात का क्षय वैसे हो जाता है। ठीक है, हो जाता है ना, कि भाई मतलब मैम, मतलब शादी हो जाती है बंदे की, तो चेष्टाएं कैसी हो जाती हैं? मंद, दोस्तों के साथ घूमने की चेष्टाएं बंद, बात क्षय हो गया उसका। ठीक है, जब मैम आ गई है, फिर बोलना वो कम कर देता है, क्योंकि जनानी बोलती रहती सारा दिन। फिर अप्रहर्षो, ठीक है, कोई खुशी नहीं है उसको, अप्रहर्षो, और एंड में मूड संकेता, और मूड की तरह घूमता रहता है यहाँ वहां। ठीक है, तो आपको बात क्षय याद हो जाएगा। बात क्षय मैम आ गई है जिंदगी में, तो बात क्षय है मंद चेष्टा, अल्पवाक्ता, अप्रहर्ष, और मूड की तरह घूम रहा है, तेरे को कुछ नहीं पता। यही बोलती है ना लाड़ी, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बताती हूँ। ठीक है, आइए घर है, उसी को सुनता नहीं होना ना, कहा ये दिमाग हिटना। पित्त क्षय, पित्त क्षय का क्या है? मंद उष्म अग्निता। ठीक है, मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, मेरी सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है, दो चार बातें यहाँ वहां करनी पड़ती हैं। आओ, पित्त क्षय का क्या है? देखो, मंद, ये भी मंद से शुरू हुआ, वहां पे मंद चेष्टा, अल्प वाक्ता, भाई अप्रहर्षो और मूढ़ संकेता, ये बात क्षय का था। अब पित्त क्षय का क्या है? मंद ऊष्म अग्निता और निष्प्रभत्वम। ठीक है भाई,
मंद ऊष्मा, ये भी मंद से शुरू हुआ, आप पकड़ लेंगे। मंद ऊष्मा अग्निता इंपॉर्टेंट है। निष्प्रभत्वम, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। निष्प्रभत्वम। फिर आइए आगे, कफ क्षय। अब कफ क्षय का लक्षण क्या है, इसको हाईलाइट करेंगे हम। श्लेष्म क्षय। अब देखो, कफ का क्षय हुआ है, सिंपल सा। हमें एक चीज याद रखनी है। बताइए जरा, कफ का स्थान कहाँ, हम अगर पढ़ते हैं तो कफ का स्थान हम हमेशा कहाँ पढ़ते हैं? भाई उर में होता है कफ का स्थान, यही हमने पढ़ा है आज तक, ठीक है। लेकिन यहां पे अमाशय की वर्णन हमें मिलेगा क्या? देखो, रूक्षता, अंतर्दाह, ठीक है। रूक्षता भी है, अंतर्दाह भी है। रूक्षता, अंतर्दाह। अमाशय इतर श्लेषम आशय शून्यता। बोला कि भाई अमाशय के इतर, इससे अलग श्लेषम आशय जो हैं उनमें शून्यता, खालीपन होगा। फिर संधि शैथिल्यम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। संधि शैथिल्यम। फिर तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागरणम। कि तृष्णा दौर्बल्य प्रजागरण, ये हमें सारा का सारा लक्षण किसका मिलता है भाई? कफ क्षय का, ठीक है। निष्प्रभत्वम किसका है? प्रभा का नाश हो जाना, या प्रभा दिखे ही ना बंदे की, ठीक है। प्रभा हानि हो जाना, ये किसका लक्षण है बेटा? ये हमारा है भाई पित्त क्षय का, ठीक है। यहां पे जो गोला करने वाला है संधि शैथिल्य है, ठीक है। कफ क्षय में संधि शैथिल्य। अब संधि शैथिल्य जैसे लक्षण हमारे पास और क्या क्या मिलते हैं? जगह नहीं है मेरे पास बची हुई। चलो कोई नहीं। हाँ। देखो, पहला लिखना संधि स्फुटन। संधि स्फुटन, टन टन हो जाती है, चरक बोलते हैं संधि स्फुटन। किसमें? मेद क्षय में, ठीक है। ये किसने बताया है? चरक ने, ठीक है। दूसरे नंबर पे संधि शून्यता। संधि शून्यता, ये लक्षण किसने बता रखा है? मेद क्षय का सुश्रुत ने। संधियों वाले बता रहा हूं मैं ये अभी, ठीक है। एक तो हमारा संधि शिथिल्य यहां पे है, ठीक है। फिर आइए संधि वेदना। ये किसका लक्षण है? मांस क्षय का। किसने माना? अष्टांग हृदयकार जी ने। अष्टांग हृदयकार जी ने, ठीक है। फिर लास्ट में संधि स्फुटन द्वारा से संग्रहकार ने किसका बताया है? संग्रहकार ने बताया है संधि स्फुटन मांस क्षय का। ये अष्टांग संग्रहकार ने, ठीक है। ये संधि स्फुटन और ये संधि स्फुटन, ठीक है। चरक ने बताया मेद क्षय का, अष्टांग संग्रह ने बताया है संधि स्फुटन मांस क्षय का, ठीक है। इसके अलावा अस्थि अस्थि वाले भी अभी आप लिखी लो साथ में। अस्थि शून्यता, ठीक है। अस्थि शून्यता मतलब अस्थि खाली हो गई। ये किसका होगा? जब अस्थि में कौन सा क्षय होगा बताओ? आपको अस्थि खाली किसे, अस्थि किससे भरी हुई है? मज्जा से। तो मतलब किसका लक्षण है ये? मज्जा क्षय का। किसने बताया? सुश्रुत भाई साहब जी ने, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे अस्थि निस्तोद, ठीक है। अस्थि निस्तोद, ये किसने लक्षण बता रखा है? ये भी मज्जा क्षय का है, ठीक है। अस्थि निस्तोद निस्तोद, ये भी मज्जा क्षय का है। ये भी किसने बताया है? सेम, सुश्रुत ने। क्लियर है? फिर अगला अस्थि तोद। अस्थि तोद, निस्तोद नहीं, अब तोद। भाई किसने बता रखा है किसका लक्षण? अष्टांग हृदय ने बताया है अस्थि क्षय का लक्षण।
अष्टांग हृदय काठिन्य, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका अस्थि शूल। ये भी अस्थि क्षय का लक्षण है, ठीक है, ये सुश्रुत ने बता रखा है। अस्थि क्षय का ही लक्षण है, ये सुश्रुत ने बता रखा है। तो ये मतलब हमारे पास ये अलग अलग चीजें आई। संधि शैथिल्य जो है वो किसका है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है कि भाई श्लेष भाई अमाशय इत्र श्लेषमाशय शून्यता कफ क्षय का है। रुक्षता अंतरदा हम पकड़ लेंगे आराम से, संधि शैथिल्य है, तृष्णा दौर्बल्य प्रजागरण। फिर इनमें चिकित्सा क्या करेंगे बेटा, तत्र स्वयोनि वर्धनानि एव प्रतिकारा स्वयोनि वर्धन द्रव्य, ठीक है। फिर आइए अगला आप, अब आता है धातु क्षय पे, ठीक है। अब देखो रस क्षय जो है, ठीक है, रस क्षय में क्या है कि रस का अगर क्षय हो जाए बॉडी में तो ये क्या, ये लक्षण मिलते हैं, रस क्षय, हृत पीड़ा कंप शून्यता तृष्णा च, ठीक है। हृदय में पीड़ा आ गई आपके, दूसरे नंबर पे भाई कंप शून्यता तृष्णा, क्या रस क्षय हो जाता है, क्या यही चीजें होती हैं, ठीक है। आइए दूसरे नंबर पे शोणित क्षय, शोणित क्षय का क्या लक्षण आता है, इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी रक्त की बारी आती है एक चीज याद रखना, स्किन इन्वॉल्व हो जाती है साथ ही, ठीक है। देखो त्वक पारुष्य, त्वचा में पारुषता है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमल शीत प्रार्थना शिरा शैथिल्य, इसको गोला करना, शिरा शैथिल्य ये किसका लक्षण है, रक्त क्षय का। लेकिन धमनी शैथिल्य हम अगले लाइन में पढ़ेंगे, ये मांस क्षय का है, ठीक है। धमनी शैथिल्य लक्षण किसका है, मांस क्षय का। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शिरा शैथिल्य किसका है और आपका धमनी शैथिल्य किसका है, तो कंफ्यूज नहीं होना, शिरा शैथिल्य रक्त वाले का है और धमनी शैथिल्य जो है वो हमारा मांस वाले का है, ठीक है। आइए जरा अब आगे, इसके बाद क्या बता रखा है हमारे पास, इसका अगला आता है आपका मांस क्षय। मांस क्षय क्या है कि भाई मांस चला गया बॉडी से, अब सबसे पहले सूखना बंदा कहाँ से शुरू होता है, बोले गर्दन सूख गई है ना, स्फिक गला ओष्ठ ये सारे के सारे देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। आइए मांस क्षय, स्फिक गंड ओष्ठ उपस्थ, बोले स्फिक भी गंड भी ओष्ठ भी उपस्थ भी, ठीक है। उरु थाइज भी, ठीक है। बक्ष छाती भी, कक्षा पिंडलिको उदर ग्रीवा शुष्कता, सारी जगह ड्राई सूखी सूख जाएंगी, सूख जाएंगी, ठीक है। और रोक्ष तो गात्राणाम सदनम, हाईलाइट करना इसको, गात्राणाम सदनम, ठीक है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट धमनी शैथिल्य। अब आपके पास शिरा शैथिल्य भी पता हो गया, धमनी शैथिल्य भी पता हुआ, ठीक है। और मांसपेशी हो गया, भाई नॉर्मल बंदा जो वो सूख गया, कहाँ से देख के बताते हैं, स्पीक भी पतले हो गए, थाइस भी पतली हो गई हैं भाई, गंड भी, ये मुंह भी यहाँ से पतला हो गया, ओष्ठ भी पतले हो गए हैं, गला भी पतला हो गया, ठीक है। उधर इन सारी जगहों पे शुष्कता है, शुष्क हो गई है ये सारी की सारी। फिर आइए मेद क्षय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेद क्षय, प्लीहा अभिवृद्धि, संधि शून्यता, मैंने आपको संधि शून्यता के बारे में यहां लिखवाया ना, संधि शून्यता मेद क्षय किसने बताया, सुश्रुत ने, ठीक है। भाई संधि शैथिल्य किसका लक्षण है, कफ क्षय का, मेद किसके साथ रिलेट करता है, कफ के साथ। तो संधि शून्यता, वैसे मेद जो है जितनी भी हमारी बॉडी में दो चीजें के बीच में फ्रिक्शन ना हो, जो दो चीजों के बीच में गैप बना रहता है, दो चीजों के बीच में जो लिक्विड घूम रहा है, दैट इज मेद, ठीक है। वो मेद कहीं पे भी आप देख लो उसको, वो मेद ही है। वो दो ज्वाइंट स्पेसिस में भी है, वो हमारी जो बिसरल और पेराइटल ल्यूरा है उसके बीच में भी है, हमारी पेरिटोनियम के नीचे भी है, वो सारी जगह मेद है, वो मेद है, ठीक है। तो मेद का क्या हुआ, प्लीहा अभिवृद्धि, पहली चीज मेद का क्षय हो गया तो प्लीहा बढ़ गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट है संधि शून्यता, और जिस चीज की भाई कमी होगी शरीर में हमें वो चीजें खाने का दिल करेगा, मेदुर मांस प्रार्थना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेदुर मांस प्रार्थना, मेद और मांस खाने की इच्छा मेद क्षय की है, मांस क्षय की नहीं, ठीक है। अमल शीत प्रार्थना, कि खट्टी चीजें और ठंडी चीजें खाने का दिल कर रहा है, किसकी लक्षण है ये, रक्त क्षय का, ठीक है। तभी वो फीमेल वो खाती है ना वो पानी पूरी टाइप, क्या बोलते हैं गोलगप्पे, ठीक है। अम्ल शीत प्रार्थना खट्टी, क्योंकि एचबी कम रहता है, रक्त क्षय है। आइए जरा अब आगे आता है अगला अस्थि क्षय। अस्थि क्षय में क्या है, अस्थि शूलम,
हड्डियों में दर्द हो रही है, मैंने आपको लिखवा रखा है वो अस्थिशूल। ठीक है। फिर देखो दंत नख भंगो रोक्ष्यम च, अस्थि क्षय का लक्षण है दंत नख भंगो। आपने देखा होगा कई बंदों के नाखून जो है वो खुद ही टूट जाते हैं, ठीक है, ये अस्थि क्षय का लक्षण है। दंत भी नख भी इन दोनों का भंग होना, टूट जाना। और रोक्ष्य, गोला कर लेना रोक्ष्य को ऐसे करके। ठीक है। क्या आपको रोक्ष्य मेदक्षय में भी मिल रहा है? तो ऊपर लिख लेना रोक्ष्य लक्षण मेद और अस्थि दोनों क्षय में बता रखा है। क्लियर है? आए जरा अब आगे। मज्जाक्षय, मज्जाक्षय में क्या लक्षण है? अल्प शुक्रता, पर्व भेदो और अस्थि निस्तोध अस्थि शून्यता। आपको पहले पता है, मैंने आपको पहले हड्डियों के बीच में क्या भरी हुई है? मज्जा। अब मज्जा का क्षय हो गया तो हड्डियां खाली दिखेंगी, हड्डियों में निस्तोध होगा और पर्व भेद। ठीक है। आइए जरा, और अल्प शुक्रता बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, अल्प शुक्रता ये लक्षण। फिर आइए आगे शुक्र क्षय, शुक्र का क्षय हो जाए तो क्या होगा? मेटर वृषण वेदना, अशक्तिर मैथुने, चिरात प्रसेका, प्रसेके च अल्प रक्त शुक्र दर्शनम। कि भाई पहले नंबर पे अगर शुक्र का क्षय हो जाएगा तो मेटर और वृषण में वेदना होगी। दूसरे नंबर पे अशक्ति मैथुने, कि मैथुन में अशक्ति, ठीक है, मैथुन में नहीं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे चिरात प्रसेक, कि भाई अगर सीमन बाहर निकल ही नहीं रहा, बहुत देर बाद निकल रहा है, और निकल भी रहा है तो उसमें अल्प रक्त शुक्र दर्शन। प्रसेके च अल्प रक्त शुक्र दर्शन, अगर निकल भी रहा है तो उसमें रक्त मिला हुआ शुक्र मिलेगा हमें। ठीक है। तो हमारे पास मेटर वृषण बेरना आप आराम से पकड़ लेंगे, अशक्ति मैथुन में। अल्प शुक्रता किसका लक्षण है? इंपॉर्टेंट है। अल्प शुक्रता लक्षण है मज्जाक्षय का। और प्रसेके च अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, ये अगर शब्द शब्द आएगा अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, ये भी शुक्र क्षय का है। ठीक है। इन दोनों को आपने अलग अलग याद रखना है। ठीक है। तो हमारे पास अब रस क्षय में क्या आ गया? कि पानी की कमी आ गई, क्या हो गया? हृदय में पीड़ा शुरू होगी, रुक्षता आ गई, है ना, कंप शून्यता तृष्णा आ गई। ठीक है। रक्त क्षय का लक्षण क्या है? कि भाई उसको अमल शीत प्रार्थना होगी, शिरा शिथिल हो जाएंगी, ठीक है, दिखेंगी नहीं, मतलब बेन्स। फिर भाई मांसक्षय में क्या है? मांसक्षय में हमारे पास यही लक्षण आते हैं, साथ में सॉरी मतलब स्पिक ग्रीवा वो वाले सारे के सारे लक्षण है, गंड उपस्थ जो है, इन सारी जगहों पे एक तो शुष्कता होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट है भाई हमारा गात्राणाम सदनम और धमनी शिथिल्य। फिर मेदक्षय की बारी आती है, मेदक्षय में क्या मिलेगा हमें? प्लीहा वृद्धि, और इंपॉर्टेंट है संधि शून्यता। ठीक है। और रोक्ष्य और मेदुर्मास प्रार्थना याद करने की जरूरत नहीं। अस्थि क्षय में क्या होगा? अस्थि में शूल हो जाएगा, साथ में दंत बंद और रोक्ष्य मिलेगा। मज्जाक्षय में क्या होगा? अल्प शुक्रता। बाकी क्या है? अस्थि में तोद परब भेद, अस्थि निस्तोद, है ना, परब भेद अस्थि शून्यता। भाई आपका शुक्र क्षय में क्या लक्षण मिलेगा हमें? मेटर भीषण वेदना और अशक्तिर मैथुने, और चिराद प्रसेक, देर से सीमन बाहर निकलेगा, अगर निकलेगा भी तो कैसा होगा दोस्तों? अल्प रक्त शुक्र दर्शनम। फिर आइए इसमें चिकित्सा क्या करनी है, हाईलाइट कर लेना, स्वयोनि वर्धन द्रव्यों का प्रयोग करो। क्लियर है? स्वयोनि वर्धन मतलब रस को बढ़ाने वाली चीजें उनका प्रयोग करो। रक्त क्षय हो गया तो रक्त को बढ़ा, स्वयोनि वर्धन। ठीक है। बात पित्त क्षय कफ क्षय में भी यही बताया, स्वयोनि वर्धन, यहाँ पे भी। फिर आइए आगे। अब आता है हमारा तीन प्रकार के क्षय, और कौन से? पुरुष क्षय, मूत्र क्षय और स्वेद क्षय। ठीक है, तीन क्षय ये हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला आता पुरुष क्षय। भाई पुरुष का क्षय हो गया है, स्टूल बन नहीं रहा उतना, ठीक है, क्या होगा? हृदय पार्श्व पीड़ा। ठीक है, हृदय और पार्श्व में दर्द रहेगी। ठीक है, आप देख लेना जिनको भी कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। ठीक है। तो पूरी क्षय हो गया उनका, समझ लो। ठीक है, खाना कम है, वो सारा का सारा डाइजेस्ट कर दे रही है बॉडी। स शब्दस्य च वायुर ऊर्ध्व गमन, बड़ बड़े टकार मारेंगे ये। ठीक है। स शब्दस्य वायुर ऊर्ध्व गमन, वायु ऊर्ध्व की तरफ गमन कर रही है। कुक्षो संचरणम च, और पेट में भी बड़ी घूम रही है, क्योंकि वायु बची है ना, समान तो भाई सारा सूख गया, अब बची है अकेली वायु, फिर वो यहाँ वहां घुमाई जा रहा है उसको, कभी ऊपर कभी पेट में ही। ठीक है। हृदय पार्श्व पीड़ा, पुरुष क्षय हो गया है। ठीक है, तो सिर्फ अब वायु बची उसके अंदर। तो वायु क्या करेगी? या तो कुक्षी में संचरण करी जा रही है, या फिर भाई क्या हो रहा है हमें? स शब्द मतलब डकार के साथ ऊपर को वायु की गति हो रही है। क्लियर है? फिर आइए आगे, मूत्रक्षय। मूत्रक्षय का लक्षण क्या बता रखा है? इसको हाईलाइट, बस्ती तो दो अल्प मूत्रता, याद करने की जरूरत तो नहीं। जो हमारा
यूटीआई होता है जब, है ना, कि बस्ती में तोद होता है, ऐसा लगता है चुभ रहा है, और बार बार दिल करता है कि यूरिन पास करने जाएं, यूरिन पास ही नहीं होता। ठीक है, अल्पमूत्रता। अब आइए आगे, इन दोनों की चिकित्सा क्या है? स्वयोनि वर्धन प्रतिकारा। लेकिन स्वेद क्षय की ये नहीं बताई है। अगर स्वेद क्षय हो जाएगा तो लक्षण क्या है? स्तब्ध रोमकूपता, कि भाई रोमकूप स्तब्ध हो जाएंगे। ठीक है, फिर त्वक शोष, ड्राइनेस रहेगी, स्पर्श बैगुण्य स्वेदना, स्वेद नाशश्च। ठीक है, कि भाई स्वेद का नाश हो जाएगा क्योंकि स्वेद क्षय है। स्तब्ध रोमकूपता आप आराम से पकड़ लेंगे, त्वचा ड्राई रहेगी, स्पर्श वैगुण्य। ठीक है, चिकित्सा क्या बताई है? अभ्यंग स्वेद उपयोग, अभ्यंग करके उस पे स्वेदन करो स्वेद क्षय में। तो स्वेद क्षय का लक्षण क्या है? स्तब्ध रोमकूपता, आपको आराम से पकड़ लेंगे इसको, त्वक्षोष। ठीक है। अच्छा, वैसे स्किन का लक्षण किसमें आते हैं हमेशा? कौन से क्षय में? कौन से उसमें? रक्त वाले में। ठीक है, रक्त के साथ मैच करती है। फिर आइए आगे, आपका अब वो जो आर्तव उर्तव है उनका क्षय की भी वर्णन हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आइए जरा आर्तव क्षय पे देखो। आर्तव क्षय हो गया, ठीक है भाई। अब आर्तव क्षय जो है उसका लक्षण क्या है? यथोचित काल अदर्शनम, कि भी जो समय था, जो मेंस्ट्रुएशन टाइम था, वहां पे दर्शन नहीं हो रहे। और अल्पता वा, अगर होगा भी तो अल्प होगा, या तो अदर्शन रहेगा, ठीक है, या फिर अल्पता। तीसरा है योनि वेदनाम च, और योनि वेदना रहती है, इसको गोला करना। उसकी चिकित्सा बड़ी इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा क्या बता रखी है दोस्तों? संशोधनम आग्नेय नाम च, द्रव्याणाम विधिवत उपयोगा। भाई संशोधन कराओ और आग्नेय द्रव्यों का। तो संशोधन और आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग किसमें बता रखा है? आर्तव क्षय में। फिर आइए आगे, आपका स्तन्य क्षय। ठीक है, स्तन्य क्षय में क्या है? स्तन्य है, स्तन्य किसको बोलते हैं दोस्तों? मिल्क को। ठीक है, अब स्तन्य का क्षय हो गया। ठीक है भाई, अब इसमें क्या लक्षण मिलेगा? स्तन्य क्षय हो गया तो मतलब स्तन्य का अभाव हो जाएगा, दूध बनेगा नहीं माँ का। ठीक है, अब दूध नहीं बनेगा क्योंकि स्तन्य का नॉर्मल काम क्या है? स्तनों को पीन करना, स्तनों को मोटा करना। ठीक है, कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो ऑब्वियस है ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, हम सबको पता है वो। ठीक है, तो स्तनों को पीन करना। ठीक है, लेकिन जैसे स्तन्य क्षय हुआ, कैसे हो जाएंगे स्तन? मलान ढीले पड़ जाएंगे। यही है इसका लक्षण। आप रिलेट कर पा रहे होंगे इसको अब। ठीक है, देखो, स्तनों और मलानता, स्तनों में मलानता आ गई है, ढीले पड़ गए हैं। फिर आगे स्तन्या असंभवो अल्पताबा। ठीक है, कि स्तन्य, स्तन्य बोलते हैं दूध को, स्तन बोलते हैं ब्रेस्ट टिश्यू को। मैं बार बार रिपीट करता हूं इस शब्द को। ठीक है, तो स्तन्य का अभाव असंभव हो या फिर अल्प होगा। और इसमें चिकित्सा क्या करेंगे? श्लेषम वर्धनम, द्रव्य उपयोगा। बताइए, संशोधन और आग्नेय द्रव्य किसमें किए थे हमने? आर्तव क्षय में। इंपॉर्टेंट है। श्लेषम वर्धन द्रव्य किसमें करेंगे? भाई आपका स्तन्य क्षय में। इंपॉर्टेंट। अब अगला आता है, दैट इज गर्भ क्षय। गर्भ क्षय, ये रेफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है। और हमें एग्जाम, मतलब वहां पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे वो नहीं है, नागोदर उपविष्टक, है ना। शुरुआत में तीन ऑप्शन वही थे, नागोदर उपविष्टक लीन गर्भ। सबसे लास्ट में था गर्भक्षय। और ये गर्भक्षय का था, मैं गलत करके आया था, मुझे आज भी याद है। ठीक है, गर्भक्षय, गर्भ अस्पंदनम अनुन्नत कुक्षिता च। ठीक, और एक मृत गर्भ भी था, एक मृत गर्भ भी था। ऑप्शन मुझे याद है, मैंने मृत गर्भ मार के आया था इसका। गर्भ अस्पंदनम अनुन्नत कुक्षिता। बंदे बोलेंगे स्पंदन भी नहीं कर रहा, बच्चा तो मर गया। नहीं, ये गर्भक्षय का लक्षण है। और गर्भक्षय के लक्षण में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, कि क्या करने को बोल रखा है गर्भक्षय में। 2 मिनट है ना, छोड़ा तो नहीं। ठीक है, देखो, गर्भक्षय की चिकित्सा चिकित्सा बड़ी इंपॉर्टेंट है। तत्र बस्ती काल आया, पहला नंबर क्या चिकित्सा करो? काल पे बस्ती दो। कैसी? क्षीर बस्ती प्रयोगा। कौन सी बस्ती प्रयोग करनी है? क्षीर बस्ती, 1 नंबर। दूसरा है मेद्य अन्न उपयोगश्च इति। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेद्य अन्न, मेद्य अन्न, मेद्य अन्न किस में देते हैं भाई? गर्भक्षय में। और बताइए मेद्य अन्न किस में देते हैं?
अतत्व अभिनिवेश, अतत्व विनिवेश, ठीक है, वो तत्व अभिनिवेश जो है उसमें भी हम क्या देते हैं, ये चरक चिकित्सा स्थान 10वें चैप्टर में हमें मिल जाएगा ये, ठीक है। तो वहां पे भी मेद्यान का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। तो इनकी चिकित्सा अलग अलग बताई है। स्वेद क्षय में क्या चिकित्सा बताई थी, अभ्यंग करो, स्वेदन का प्रयोग करो, उससे पहले स्वयोनि वर्धन द्रव्य प्रयोग करो। आर्तव क्षय में क्या था कि या तो अल्प भाई दर्शन ही नहीं होंगे काल पे, यथोचित काल पे, और होंगे भी तो अल्प होंगे। और तीसरा लक्षण था योनि वेदना। चिकित्सा क्या बताई थी, संशोधन और आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग करो। भाई स्तन्य क्षय में क्या बोल रखा है कि भाई स्तनों की मलानता हो जाएगी, स्तन्य का या तो असंभव हो या फिर अल्पता होगी। चिकित्सा क्या बताई की है, भाई श्लेषम वर्धन द्रव्यों का प्रयोग करो। भाई तीसरा नंबर भी आता है गर्भ स्पंदनम अनुन्नत कुक्षिता, ये गर्भ क्षय का है। इसकी चिकित्सा क्या है भाई, क्षीर बस्ती प्रयोग, दूसरा मेद्यान, ठीक है, क्षीर बस्ती का प्रयोग और मेद्यान का प्रयोग करने को बोल रखा है, ठीक है। अब इसके बाद वृद्धि के लक्षण हम देखेंगे, ठीक है। ये इन सब के अब वृद्धि के लक्षण भी आएंगे। अब बात वृद्धि है, इसका लक्षण क्या है देखो। अब देखो मैम जब आई थी तो हो गया था क्षय उसका, मैम आई थी ना, क्षय हो गया, है ना। निष्प्रभत्वम किसका, मन दूषमाग्निता, निष्प्रभत्वम हमें पता ही है, भाई पित्त क्षय का है वो, ठीक है। बात वृद्धि की जब बारी आती है तो समझ लेना कि अब मैम के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है ये, ठीक है, मतलब ये मेलेफिक हो गया बड़ा ज्यादा। अब क्या होगा, बाक परुष सख्त सख्त शब्द बोलेगा। शादी को हो गए हैं भाई 10 साल। अब इसके बाद की कहानी है फिर कार्श्यम, कार्शण्यम, काला पीला पै जाता भाई, है ना, है सूखा हुआ लेकिन, ठीक है। फिर गात्र स्फुरणम, उष्ण कामिता, ठीक है। निद्रा नाशो, गोला कलना निद्रा नाशो। देखो 3 लक्षण आएंगे बेटा। एक देखो, मैं इनको सबको गोला कर दूंगा, ये निद्रा नाशो, ये अल्प निद्रता, और ये निद्रा। निद्रा नाश की नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही, बात वृद्धि का लक्षण है। अल्प निद्रता पित्त वृद्धि का लक्षण है। और निद्रा तो हमें बताइए कफ वृद्धि का लक्षण हो गई, ठीक है। तो निद्रा नाश, फिर देखो अल्प बलत्वम, गाढ़ वर्चसत्वम, ठीक है। अब आपने एक चीज तो देखी होगी कि सबसे ज्यादा उछलता कौन है, सबसे सुक्का बंदा, है ना, जिस सुक्की हड्डी होती है ना, वो ऐਵੇਂ मतलब ऐਵੇਂ ही लड़ी जाना उन्हें किते भी, है ना। वो सूखा सा होता है जो ऐसे सूखी हड्डी है ये ऐसे करके, ठीक है। फिर थप्पड़ मारे तो कोई हो जाए सब कुछ उधर बिच्चे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बड़ा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है ये, ठीक है। तो ये बड़बड़ बड़बड़ बड़ी करता है, ठीक है। एक बड़बड़ कर रहा है बड़ी ज्यादा, कैसा है भाई, कार्श्य है। भाई कैसा रंग है इसका, भाई काला काला रंग है, कार्षण्यम, ठीक है। गात्र इसके स्फुरण बड़े करते हैं, स्फुरण कर रहे हैं इसके दोनों गात्र, ये देखो इधर दोनों टांगे बाजुएं स्फुरण कर रही हैं। भाई इसको क्योंकि ये ऐसे कर रहा है, ये किरण है ना, किरण करने के बाद ये कर रहा है उष्ण कामिता। अब इसको गर्मी की इच्छा है, लेकिन नींद नहीं आ रही रात को, क्यों, क्योंकि पंगा ले लिया उसने। फिर अल्प बलत्वम, बल भी अल्प है, तो आपको दिख रहा है कार्श्य भी है, बल भी अल्प है, देखने को भी काला है, ठीक है। आप किसी को भी एज्यूम कर लो, ठीक है, मुंह से कौड़े शब्द बोलने, बाक परुष्यम, ठीक है। इम्पो लास्ट में गाढ़ वर्चसत्वम, सिर्फ एक ही चीज गाढ़ है, वो है वर्च, ठीक है, मतलब स्टूल हार्ड पास कर रहा है, बाकी कोई सीन नहीं है। बाकी कहीं से भी हार्ड, बोलने को हार्ड है लेकिन स्टूल भी हार्ड पास कर रहा है। कौन है ये, बात वृद्धि का, ठीक है। फिर आइए दूसरा नंबर पे आपका पित्त वृद्धि। पित्त वृद्धि वाला आपको सिंपल सा पता चल जाएगा, देखने को पीला पीला होगा, ठंडी चीजों की इच्छा करेगा, नींद कम आ रही है, अल्प निद्रता है, नींद आ रही है लेकिन कम आ रही है पित्त वृद्धि में, मूर्छा उसको रह रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पितावास्ता संताप, या शीत कामित्वम, अल्प निद्रता, फिर मूर्छा, बल हानिर इंद्रिय दौर्बल्यम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बल हानि इंद्रिय दौर्बल्य, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। बल की हानि हो रही है और इंद्रियों में दुर्बलता आ रही है, ये किसका लक्षण है हमारे पास, पित्त वृद्धि का, ठीक है। फिर पीत विण मूत्र नेत्रत्व में याद करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आइए कफ, शौकल्यम शैत्यम, भी शुक्लता रहेगी, शुक्लता मतलब सफेद रंग है, शीत है, स्थिर है, गौरव अवसाद तंद्रा, जो कफ वाले लक्षण है, इंपॉर्टेंट है। संधि अस्थि विश्लेषश्च, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये संधि अस्थि विश्लेषश्च, संधि अस्थि हमने वहां पे क्या पढ़ा था पीछे,
कफ क्षय में श्लेष्मा इत्र, सॉरी अमाशय इत्र, अमाशय इतर श्लेषमाशय शून्यता, ठीक है, अमाशय को छोड़ के, ठीक है। वो किसका था? वो था भाई अमाशय इतर श्लेषमाशय शून्यता, वो किसका था? हमारा कफ क्षय का, ठीक है। वहां पे एक इंपॉर्टेंट था, और एक मैंने एक और लक्षण आपको बताया था, क्या? संधि शैथिल्य, ठीक है। यहाँ पे संधि अस्थि विश्लेष, संधि और अस्थि दोनों का विश्लेष है, शिथिलता होना, ठीक है, दोनों की, ये कफ वृद्धि का है। क्लियर है? अब रस की वृद्धि होगी, रस की वृद्धि होगी तो क्या होगा भाई? हृदय उत्क्लेद, मुंह में पानी रहेगा, प्रसेकम च उपादेति, ठीक है। हृदय में क्लेद रहेगा, मुंह में प्रसेक रहेगा, ठीक है, मतलब मुंह से पानी निकलते रहना, ठीक है, सिक्रीशन ज्यादा हो जानी। फिर भाई रक्त वाले का क्या लक्षण है? भाई रक्तांग अक्षिता और सिरा पूर्णत्वम, सिरा सिरा वाले लक्षण हमेशा किसमें लगाएंगे हम? रक्त में। भाई सिरा शैथिल्य था रक्त क्षय का, धमनी शैथिल्य था मांस क्षय का, सिरा सिरा वाले सिरा पूर्णत्वम रक्त वृद्धि का, ठीक है, रक्त वृद्धि का सिरा पूर्णत्वम, मतलब जो हमारे पास पॉलीसाइथीमिया वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया पेरा वाले, ठीक है। मैंने इसी उस पे, मतलब मैंने अष्टांग हृदय के उस पे मैंने पॉलीसाइथीमिया वाले पेशेंट को विरेचन और रक्त मोक्षण बार बार करा के उनका एचबी, मतलब मेरे नोन में है, उनका एचबी अभी मतलब जब हमने कराया था तो 24 एचबी था उनका, तो अभी वो 15-16 के आसपास उनका मेंटेन रहता है, ठीक है। अच्छा चलो, बातें नहीं करेंगे। आगे आओ, मांस वृद्धि। अब मांस वृद्धि थी, जिन जगहों पे सूख गया था वही जगहें अगर बढ़ जाएंगी, जैसे हमारी है, क्या है? मांस वृद्धि, ठीक है। गंड पे मांस ज्यादा है, ओष्ठ पे, उपस्थ पे, उरु पे, बाहु पे, जंगा पे, सारी जगह पे बढ़ गया। और गुरु गात्रता याद करने की जरूरत तो नहीं है, छोड़ दें इसको। फिर आइए आगे, मेद, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसका, ठीक है। अगला है मेद का। मेद वृद्धि हुई तो क्या होगा? स्निग्ध अंगता और उदर पार्श्व वृद्धि का श्वासाधीन, इंपॉर्टेंट है इसको, दुर्गंध्य, ठीक है। दुर्गंध्य मैं आपको बताऊंगा, तीन का लक्षण आएगा, तीन वृद्धियों का। आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे आर्तव वाले में भी, वृद्धि में भी आएगा, स्वेद में भी आएगा, मेद में भी आएगा, चाहे लिख लो आप, है ना। दौर्गंध्य, आर्तव, स्वेद और मेद, तीनों वृद्धियों में हमें देखने को मिलेगा ये, ठीक है। आर्तो, स्वेद और मेद वृद्धि तीनों में देखने को मिलेगा, दौर्गंध्य, ठीक है। तो स्निग्धांगता और कहाँ पे? उदर पार्श्व वृद्धि, ठीक है। फिर अस्थि वृद्धि होगी, क्या हो जाता है भाई? अध्य अस्थि है ना, या तो ऋतिक रोशन बन जाएगा, आदि दंत है ना, जहाँ फड़दंते निकल आने हैं, ठीक है, दांतों के ऊपर दांत निकल आएंगे, ये अस्थि वृद्धि का लक्षण है, ठीक है। फिर आइए आगे, मज्जा। मज्जा के लक्षण हमेशा आंखों से लगते हैं, सर्वांग नेत्र गौरवम, एक चीज और याद रखना, आंखों के लक्षण हमेशा मज्जा के साथ जाते हैं बेटा। अगर आपको कहीं समझ ना आए, नेत्र वाला कोई लक्षण आ गया, आपको समझ नहीं आया किसमें कौन सी उसमें मारना है, मज्जा वाले के साथ चले जाना। चाहे वो वहां वृद्धि हो तो वृद्धि के साथ जाए, नहीं तो मज्जा प्रदोषज विकार चरक ने जो बता रखे हैं सूत्र स्थान में, उसके साथ भी वहां पे भी नेत्रों वाला लक्षण आएगा कोई ना कोई, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? सर्वांग नेत्र गौरवम, याद करने की जरूरत नहीं। शुक्र बढ़ गया तो क्या होगा? शुक्र राशमरी प्रादुर्भाव, कि शुक्र राशमरी पैदा हो जाएगी अगर भाई शुक्र की वृद्धि होगी। तो रस की वृद्धि होगी तो क्या होगा बेटा? हृदय में क्लेद हो गया, मुंह से पानी निकली जा रहा है, ठीक है। रक्त वृद्धि होगी, शिरा पूर्णतम होकर निकल रही हैं। भाई मांस की वृद्धि होगी, वो स्पिक, कोष्ठ, गंड, ये सारी जगहें जो है ये बड़े हो जाएंगे, गुरु गात्र हो जाएगा आदमी, मोटा हो जाएगा आदमी। भाई मेद वृद्धि हो जाएगा तो स्निग्ध अंग होंगे, चिकने चिकने, चिकने से होते हैं ना कुछ, बड़े चिकने चिकने से, है ना। तो फिर उदर पार्श्व वृद्धि, सिर्फ उदर और पार्श्व यही दो चीजें बढ़ रही हैं, मतलब सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ रही है, उदर पार्श्व वृद्धि तो वो मेद वृद्धि का है। अगर स्फिक, गंड, ये सारा कुछ बढ़ रहा है तो मांस वृद्धि है वो, इन चीजों को समझना, ठीक है। और फिर काश्वास आदि रोग होंगे, दुर्गंधे लक्षण मिलेगा। अस्थि वृद्धि होगी तो अध्यस्थि आदिदंत, मतलब ज्यादा अस्थि हो जाना, आदि से ऊपर अस्थि हो जाना, क्लियर है? अध्यस्थि और आदि मतलब जो अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है बोन का, उससे अलग होना, ठीक है। फिर मज्जा का क्या है? सर्वांग नेत्र गौरवम, और शुक्र का क्या है? शुक्राश्मरी प्रादुर्भाव। फिर आइए भाई, अब पुरुष बढ़ गया पेट में, अब क्या होगा भाई? पेट में बढ़ गया है पुरुष, तो टप टप शुरू हो जाएगी, आटोपम
कुक्षोशूलम च, अटोप और कुक्षिशूल हो जाएगा। ठीक है, हमने इसके क्षय में जब लक्षण पढ़ा था तो क्या था, हृदय पार्श्व पीड़ा, हृदय और पार्श्व में पीड़ा थी। ठीक है, इसमें क्या है, अटोप कुक्षिशूल। फिर आइए मूत्र वृद्धि का क्या है, मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, बार बार वही यूरिन जाता रहेगा। बस्ती तोदम आदमानम च। अब अटोप किसका लक्षण है, अटोप लक्षण है पुरुष का, पुरुष वृद्धि का। ठीक है, और आदमान किसका है, मूत्र वृद्धि का। ठीक है, तो पुरुष वृद्धि का है अटोप, मूत्र वृद्धि का है आदमान। ठीक है, फिर आइए स्वेदन जो होगा, स्वेद में क्या है, स्वेद च त्वक दुर्गंध्य कंडूच। ठीक है, गोला कर लेना, त्वक दुर्गंध्य और कंडू, दुर्गंध्य आपको फिर से दिख गया। फिर आइए अब आर्तव वृद्धि, मतलब मेनोरेजिया टाइप हो रहा है पेशेंट को। ठीक है, सॉरी, आर्तव अंगमर्द अति प्रवृत्ति दुर्गंध्य च। अंगमर्द हो रहा है या तो फिर बहुत ज्यादा प्रवृत्ति हो रही है। ठीक है, अब स्तन्य वृद्धि, स्तन्य वृद्धि है तो क्या होगा, स्तन मोटे हो जाएंगे और ज्यादा। स्तनोर आपीनत्वम मुहुर मुहुर प्रवृत्ति तोदम च, बार बार प्रवृत्ति हो रही है, मुहुर मुहुर प्रवृत्ति। और अगर आपको आदमान मिलेगा तो किसका लक्षण है, मूत्र वृद्धि का। भाई मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, यहां देखो नीचे भी आपको मिलेगा, मुहुर मुहुर प्रवृत्ति बस्ती तोद आदमान। ठीक है, अकेला तोद होगा मुहुर मुहुर प्रवृत्ति के साथ, तो ये स्तन्य वृद्धि का है, दूध बढ़ गया हम। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गर्भ वृद्धि का जठर अभिवृद्धि स्वेदंश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्वेद, स्वेदंश। आपको स्वेद तो नहीं लक्षण दिखा किसी और में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुर्गंधे लक्षण तो आर्तव, स्वेद, मेद, वृद्धि इन तीनों में मिलता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है वो है स्वेद। स्वेद किसका है, गर्भ वृद्धि का, याद रखना इसको। ठीक है, गर्भ वृद्धि का क्या है, स्वेद। अब बोला इनकी चिकित्सा क्या है, देखो, तेषाम यथा स्वम संशोधनम क्षपणम च क्षयाद विरुद्धा क्रिया विशेषा प्रकुर्वीत, कि भाई हमें इसमें विशेष करके भाई क्षय से वो करते हुए इसे हमें संशोधन क्षपण ये सारे के सारे भाई चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, फिर आइए आगे, पूर्व पूर्वो अति वृद्धा। ठीक है, वर्धेत यदि परम परम, कि भाई पूर्व पूर्व धातु धातु अगर अग्नि बढ़ती जाती है तो पर पर धातुएं और बढ़ती जाती हैं। तस्मात अति प्रवृद्धा नाम धातु नाम हरासन हरासान हितम, कि अति प्रवृद्ध धातुओं को हमें घटाना चाहिए। फिर आइए बल लक्षण, बल क्षय लक्षण। ठीक है, तत्र ये रेफरेंस मार्क करना बेटा, रस आदि नाम शुक्र अंता नाम धातु नाम यत परम तेजस खलु ओजस तदेव बलमित्युच्यते। ये ओज को बोला गया है कि रस आदि धातुओं का जो परम तेज है। ठीक है, रस से लेकर शुक्र पर्यंत धातुओं का जो परम तेज है वो ओज है। ठीक है, ओज को शुक्र का सार किसने बोला है, अच्छा, अष्टांग संग्रह। वेरी गुड, शुक्र का सार, स से सार, स से संग्रह, अष्टांग संग्रह ने बोला है। शुक्र का मल, हृदय, अष्टांग अष्टांग हृदय। हृदयकार जी ने। ठीक है, और और क्या था, शुक्र की उपधातु काश्यप। शारंगधर। ठीक है, डल्लन ने क्या बोला था, आधे शब्द वाला था वो, स्नेह। शुक्र का स्नेह, यस, शुक्र का स्नेह। ठीक है, शुक्र का स्नेह मान रखा है डल्लन ने। ठीक है, शुक्र का स्नेह मान रखा है डल्लन ने, किसको, ओज को ही। तो रसादी धातुओं का परम तेज किसने मान रखा है, सुश्रुत ने। ठीक है, ये आपको शुक्र मतलब ओज के बारे में ये पता होनी चाहिए, ये ओज के बारे में है सारी चीजें। ठीक है, ये ओज के बारे में है। आइए जरा अब ओज, ठीक है,
अब आगे श्लोक में हाईलाइट करेंगे, तत्र बलेन स्थिर उपचित मासानाम सर्वचेष्टा सु प्रतिघाता स्वरवर्ण प्रसादो बाह्य नाम यंत्राणाम च करणानाम। ठीक है, ये बले सारे के सारे किसके हैं कि भाई आपका जिसका बल बढ़िया से, जिसका ओज बढ़िया से वो सारा करेगा। अब देखो, ओजः सोमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम। ठीक है, सरम विविक्त मृदु मृत्सनम च प्राण आयतनम उत्तमम, इसको हाईलाइट कर लेना, प्राण आयतनम उत्तमम। ठीक है, प्राण आयतन उत्तमम बोल रखा है, और किसके लिए बोला गया है ये प्राण आयतन उत्तम? निदान स्थान में बस्ती के लिए। बस्ती और ओज इन दोनों को बोला है सुश्रुत ने। ठीक है, सुश्रुत बोलते हैं बस्ती और ओज ये दोनों प्राण आयतन उत्तम है। ठीक है, फिर आइए आगे, भाई देहा सा अव्यवस्तेन व्याप्तो भवति देही नाम तत् भावात शीर्यन्ते शरीरिणाम शरीराणि शरीरिणाम। ठीक है, कि भाई इसके अभाव से, तत् अभावात शीर्यन्ते कि शरीर मर जाता है, ये रेफरेंस पूछा जाएगा आपको कि किसके अभाव से बंदा, ये ओज के लिए बोला गया। क्लियर है? आइए जरा अब आगे। अच्छा, ठीक है, अब इस ओज के क्षय होने के कारण क्या है? ठीक है, ओज की व्याप्तियां कितनी भी होती है, जितने भी हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उनका रीजन क्या बता रखा है, देखो, अभिघातात, क्षयात, कोप, शोक, ध्यान, फिर आपका अश्रमात, फिर क्षुधा। ठीक है, फिर ओज संक्षीयते ही ब्या धातु ग्रहणानी। देखो इन्होंने साइकेट्रिक रीजन बहुत बता रखे हैं, और मतलब साइकोलॉजिकल चीजें, साइकेट्रिक नहीं साइकोलॉजिकल चीजें ज्यादा बता रखी हैं कि आपने क्या किया, कोप करते हैं, है ना, कोप मतलब दूसरों को देख के, है ना, फिर दूसरा शौक में रह रहे हैं, डिप्रेसिव रह रहे हैं, फिर ध्यान कहीं हो रही है ना, मतलब दिमाग में कुछ कुछ चीजें चल रही हैं, फिर श्रमात ज्यादा काम कर रहे हैं, या फिर भूखे रह रहे हैं, क्षुधा। इन सारे कारणों से ओज क्षीण होता है। ठीक है, अब इसके तीन प्रकार के लक्षण हैं। हालांकि चरक ने, और क्वेश्चन पूछा था चरक ने और अष्टांग हृदय ने, भाई ओज क्षय का लक्षण दोनों ने सेम मान रखा है। ठीक है, ओज क्षय का लक्षण दोनों ने सेम मान रखा है, चरक और विवेति दुर्बलो इंद्रिय वाला रेफरेंस जो है ना, विवेति दुर्बलो इंद्रिय। अभी ये आपको चरक सूत्र सांस 17वें चैप्टर में दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन सुश्रुत ही अकेला एक था जिसने ओजो विसरंस, ओजो व्यापद और ओजो क्षय इन तीनों का वर्णन किया है। हम सबसे पहले आते हैं विसरंस पे। ठीक है, विसरंस देखो, ये रेफरेंस को देखो, विसरंस व्यापद क्षय। ठीक है, अब इन तीनों के लक्षण आते हैं। सबसे पहला आता विसरंस का लक्षण। भाई विसरंस का लक्षण क्या है? विसरंस याद रखना आपने, विसरंस स आया ना इसमें, सन्नी देओल वाले लक्षण है सारे के सारे। सन्नी देओल पर यंग टाइम के सन्नी देओल के, तो मैं कातिए तेरे को फाड़ दूंगा, ठीक है, नोच के खा जाऊंगा, सारे के सारे आएंगे यहाँ पे। देखो, संधि विश्लेषो, संधि का विश्लेषण कर दिया। ठीक है, अस्थि संधि विश्लेषण, ये किसका था पुत्र? कफ वृद्धि का। संधि शैथिल्य किसका था? कफ कक्ष क्षय का। ठीक है, संधि विश्लेष किसका आ गया हमारे पास? ओज। भाई सन्नी देओल के लक्षण है सारे, सन्नी देओल। ठीक है, देखो, गात्राणाम सदनम, कातिया तेरे गात्र तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, गात्राणाम सदनम, फिर तुझे कच्चा चबा जाऊंगा, दोष्यबनम, फिर क्रिया असन्निरोधश्च, भाई असन्नी कर दूंगा तेरे को, सन्नी देओल के खिलाफ नहीं करना है, क्रिया असन्निरोधश्च। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? संधि विश्लेष, गात्राणाम सदनम, तो ये संधि तोल वाले लक्षण है सारे के सारे, कि संधियां तेरी खोल दूंगा मैं, गात्राणाम सदनम, दोष को कच्चा चबा जाऊंगा, क्रिया असनिरोधश्च। फिर आपका आता है अगला व्यापद। व्यापद का लक्षण क्या है? सारे कफ जैसे लक्षण है व्यापद के। किसके साथ जैसे लक्षण है? कफ जैसे। देखो, स्तब्ध गुरु गात्रता, ठीक है, गोला बात शोफ को छोड़ देना, फिर वर्ण भेदो, ग्लानी, तंद्रा, निद्रा, क्या सारे बाकी कफ वाले हैं? सिर्फ एक ही लक्षण जो है अलग से याद करने वाला है, बात शोफो। ठीक है, फिर बात शोफो मतलब न्यूराइटिक, जो न्यूराइटिस जो होती है, या फिर माइलाइटिस जो होती है, ये व्यापद का लक्षण है, बात शोफो। ठीक है, जो
समझ रहे होंगे मेरी बात, है ना। स्तब्ध गुरु का आर्द्रता है, बाकी कफल लक्षण है, निद्रा भी रह रही है, तंद्रा भी रह रही है, ग्लानि भी दे रही है, वर्ण भेद भी है, ठीक है। और म करेगा कौन, जब हो जाएगा ओज का क्षय, ठीक है। ओज का क्षय है तो म बल लक्षण है, म से मूर्छा, म से मास्क्षय, म से मोह, म से मरण और प्रलापो, ठीक है। ये आपका क्षय का लक्षण आ गया। तो आपको तीनों पता चल गए। संधि दोल वाले क्या लक्षण है कि भाई पहला नंबर, भाई आपका संधि विश्लेष, संधियां विश्लेष कर देंगे, गात्रा नाम साधनम, कच्चा चबा जाऊंगा, दोष शबनम, क्रिया असनिरोधस्य। फिर भाई व्यापद का लक्षण क्या है, स्तब्ध गुरु का आर्तता, इंपॉर्टेंट है, बादशाह, फिर निद्रा, तंद्रा, ग्लानि, ये सारे के सारे लक्षण मिलेंगे। और मूर्छा, मास्क्षय, मोह, मरण और भाई प्रलाप, ये लक्षण किसके हैं, ओज क्षय के। तो ये तीन स्टेप्स बता रखे हैं इन्होंने, ठीक है। कि ओजो विसरंस है तो सन्निधोल वाले लक्षण है, व्यापद है तो कफ वाले लक्षण है, सिर्फ एक ही है बादशाह लक्षण अलग से। और सबसे लास्ट में हमारा क्षय है, उसमें म वाले लक्षण है, ठीक है। फिर आइए त्रयोदोषा बल्य से योक्ता व्यापन विसरंस क्षया, बोला इसी तरीके से भाई बल के ये तीन दोष होते हैं, विश्लेष साधो गात्राणाम दोष विसरंसम श्रमा, अप्रचुर्यम क्रियाणाम बल विसरंस लक्षणम, ये बल विसरंस के लक्षण ओज विसरंस के समान ही है, ठीक है। बस आगे पीछे करके लिख दिया इसको। फिर आगे भाई गुरुत्वम स्तब्ध अंगेशु ग्लानि वर्ण से भेदनम तंद्रा निद्रा बात शोपो बल व्यापद, तो ओजो व्यापद के समान ही लक्षण है। फिर देखो मूर्छा माँ, ये मोह प्रलाप अज्ञानम एव, इन्होंने सिर्फ एक लक्षण ओजो क्षय से ऐड कर दिया, वो अज्ञानमेव है। देखो मरण फिर से एंड में आ गया, इसमें भी ये बल क्षय का। तो ओजो क्षय बल क्षय के लक्षण लमसम सेम है, सिर्फ इसमें अज्ञानम एक लक्षण हमें मिलता है अलग से, ठीक है। ये लक्षण एडिड है, ठीक है। अज्ञानम ये बल क्षय का लक्षण है। अब भाई अब आइए आगे दोस्तों, तत्र विसरंस व्यापद व्यापने च, विसरंस और व्यापद की चिकित्सा बताइए, विसरंस और व्यापद की, समझना आप। भाई क्रिया विशेषेर अविरुद्धा, बोला कि अविरुद्ध क्रियाएं करनी है, जो कैसी हो, बलम आपेत, जो बल को बढ़ाएं, ऐसी हमें चिकित्सा करनी है, ठीक है। विसरंस और व्यापद में इतरम तू मूड संयम वर्जेत, इतर मतलब ओजो क्षय को, इतर का मतलब इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के कौन सा क्षय रह गया एक हमारे पास, ओजो क्षय। ओजो क्षय जो है और जो मूड संज्ञा हो गया है रोगी, इन दोनों को छोड़ दो, इनकी चिकित्सा नहीं करनी है, एक और मूड संज्ञा दो, इन दोनों की चिकित्सा नहीं करनी है, वर्जेत, ठीक है। फिर दोष धातु मल क्षीणो बल क्षीणो अपी वा नरा स्वयोनि वर्धनम तत् अन्नम प्रकाशति, कि भाई स्वयोनि वर्धन अन्न की बंदा खुद ही इच्छा करता है, ठीक है। यद आहार जातम तु क्षीणम प्रार्थते नरा तस्य यस्य सा लाभे तू तम तम क्षयम उपहोति, बोला क्षीण मनुष्य जिस आहार की आकांक्षा करे उसे उसी आहार द्रव्य को दे देना चाहिए, उसका क्षय का नाश हो जाता है, ठीक है। यस्य धातु क्षयाद, भाई जिस धातु क्षय होने से भाई किसकी को कौन सा दोष कुपित होता है, यस्य धातु क्षया वायु संज्ञा कर्म च नाश्यते, कि भाई वायु कुपित होकर संज्ञा और कर्म दोनों को नष्ट कर देता है। कौन करता है, इंपॉर्टेंट कौन सा दोष है ये, वायु, ठीक है। संज्ञा और कर्म इन दोनों का नाश कर देता है। प्रक्षीणम च बलम यस्य नासो शक्य चिकित्सितुम, कि भाई जिसके बल ये नष्ट हो गया वो शक्य है, चिकित्सा नहीं कर सकते हम उसकी, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये हो गया, इसके आगे का हम अब कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। इससे आगे का कल करेंगे, कल अपने साथ पेज रखना, हम अष्टांग हृदय का क्षय वृद्धि लिखेंगे।